हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की जाती है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी प्रकार का कोई वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हाई कोर्ट का मैंने जिक्र किया। हाई कोर्ट अगर आप जा सकते हो तो वो 226 के तहत जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत आप अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के समय आप उनको इन्फोर्स करवाने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो 226 के तहत, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 आर्टिकल के तहत। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक पावर की। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, सुप्रीम आर्टिकल 32 ने पावर दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों को जो है इन्फोर्स करवा सकता है जब हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है। तो ये वायलेशन किसके द्वारा हो सकता है? देखिए, या तो व्यक्ति, या तो कार्यपालिका, या विधायिका। ठीक है, इनके द्वारा अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ठीक है, व्यक्ति अगर करता है तो भी हम कर सकते हैं। और अगर कार्यपालिका विधायिका के द्वारा अगर कोई इस तरह का कानून बनाया जाए जिसे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए आर्टिकल 13 का 2 क्या कहता है, एक जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है, जिसमें यह माना जाता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, और अगर कोई इस तरह का कानून बनता है जहाँ पे हमें लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आर्टिकल 13 का 2 जो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, यहाँ पे उस चीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर ये कानून संविधान के नियमों के अनुसार है तब तो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो ये गैर संवैधानिक माना जाएगा, उस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 के 2 में बात की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये आर्टिकल हमारे लिए। ठीक है, देखिए सिर्फ मौलिक अधिकारों का जिक्र मात्र करना संविधान में बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उसका वायलेशन होता है, जब उनका उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में अगर उनको इन्फोर्स करने के लिए अगर हमारे पास कोई लीगल, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है, तो ये सारे मीनिंगलेस हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, हमारे लिए यूज़लेस हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस आर्टिकल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों को इन्फोर्समेंट करने की बात करता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए बी आर अम्बेडकर कौन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने इस आर्टिकल के महत्व के बारे में इतना कहा है कि आर्टिकल 32 क्या है? इट्स अ सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है बी आर अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, और इस आर्टिकल को जो है अमेंड नहीं किया जा सकता, जैसा कि 368 के तहत जो हमारे संविधान में संशोधन करने का जिक्र किया गया, लेकिन आर्टिकल 32 में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। हमारे संविधान की ये एक बेसिक फीचर है। ठीक है, एक आधारभूत विशेषता है ये हमारे संविधान की। ठीक है, इसलिए इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल क्या करता है? पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए, प्रोटेक्ट करने की पावर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गारंटी प्रदान की जाती है। ठीक है, कोर्ट कैन इशू रिट्स, डायरेक्शन और ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट को इतनी पावर है कि कोर्ट जो है इन मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए किसी भी तरह से रिट्स जारी कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। इवन कि पावर ऑफ डायरेक्शन टू द अदर कोर्ट्स। ठीक है, मतलब जो दूसरे इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उनको भी ये डायरेक्शन दे सकता है, पावर दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम हाई कोर्ट का जिक्र नहीं करेंगे कि हाई कोर्ट को पावर को डायरेक्शन देता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी आर्टिकल 226 के अंतर्गत सेम पावर्स हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास 32 के तहत हैं। आगे है इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। जो आर्टिकल 32 है, इसको जो सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आम परिस्थितियों में इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी हालात में, ना तो इसमें संशोधन किया जा सकता, ना तो इनको सस्पेंड किया जा सकता। लेकिन देखिए सस्पेंड कब होता है? ये जब आर्टिकल 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लगी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, तो उस वक्त राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 359 का सहारा लेकर हमारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर देता है। लेकिन सिर्फ 2 ही अधिकार हैं जो सस्पेंड नहीं होते, वो है आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी इसको भी सस्पेंड तभी किया जा सकता जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, अदरवाइज इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट।
बाकी हमने ये ऑलरेडी बात कर ली कि ये देखिए, ये जो मौलिक अधिकारों से संबंधित ये जो अनुच्छेद हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं कि 226 के तहत क्या है, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। 32 के तहत क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 359 के क्या है, राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है। और 13 का 2 क्या है कि ये इंटरप्रेट करेगा कि क्या हमारा जो भी कानून बनाया गया है, किसी भी विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, क्या वो कानून जो है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 के 2 में बताया जाता है। या फिर ऐसा कि ऐसा कोई भी कानून ना बनाया जाए जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसका वायलेशन करता हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 32। आगे हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह की जो 5 प्रकार की जो रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है या हाई कोर्ट जारी करता है, वो कौन कौन सी है, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच प्रकार की रिट्स की बात की जाती है। ठीक है, कितनी 5 रिट्स हैं जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत यहाँ से रिट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 क्या है और आर्टिकल 226 क्या है, या कौन से आर्टिकल के तहत आप जो है हाई कोर्ट जाते हो, या कौन से आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। ठीक है, तो देखिए 5 प्रकार की रिट्स की बात की जाती है। रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। अगर हम 1950 से पहले की बात करें तो रिट जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट में रिट जारी करने का जो एक अधिकार था वो सिर्फ तीन न्यायालयों को था। ठीक है, जिसमें बंगाल, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, ये 3 जो मैं BMC मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो B फॉर बंगाल, M फॉर मद्रास एंड C फॉर कलकत्ता। तो इन तीनों हाई कोर्ट को जो है ये अधिकार था। लेकिन आर्टिकल 226 जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ, उसके बाद आर्टिकल 226 ने जो राइट दिया, तो उसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी हमारे हाई कोर्ट है हमारे देश के, वो सभी जो 226 के तहत जो रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। बाकी हम बात करते हैं कि 5 प्रकार की जो रिट्स है वो क्या है। ठीक है, देखिए एक तो डायरेक्ट आप इनका मीनिंग याद कीजिए। सबसे पहले आपने इनका मीनिंग देखना है, इस तरह से अपने नोट्स में आप उतार लीजिए। ठीक है, और इनका मीनिंग, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार यही सीधा ही पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है। आपके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है, उनमें से आपको राइट क्लिक करना होता है, राइट जो है चूज़ करना होता है, राइट आंसर। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इनका एक मीनिंग जो होता है वो पता होना चाहिए। बाकी हम 1 बाय 1 इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, मंडामेस या परमादेश जो दूसरी रिट है, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन जो प्रतिषेध है, इसका ये जो तीसरी रिट है, इसका मतलब होता है रोकना या मना करना। सर्ट्योरेरी चौथी रिट है, जिसका मतलब है सूचना देना। और को वारंटो मीन्स अधिकार पृच्छालेख, जिसका मतलब है कि किस प्राधिकार से। तो ये 5 प्रकार की रिट्स हैं। अब हम डिटेल में इनको 1 बाय 1। तो पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने जो है अरेस्ट किया हुआ है, ठीक है, गिरफ्तार किया हुआ है, हिरासत में लिया गया है, उसको आप प्रस्तुत करो, आप हमारे सामने प्रस्तुत करो। ये छानबीन की जाएगी कि क्या उसकी जो गिरफ्तारी है क्या वो कानून के अनुसार है, या क्या क्या वो लीगल है। अगर वो लीगल है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो न्यायालय जो है उसको छोड़ देने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है, ये प्राधिकारी व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, ये जो रिट है ये प्राधिकारी व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकती है, होती है, इवन नॉट हो सकती है लेकिन होती है। इसमें क्या होता है कि न्यायालय हिरासत में रखे व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि अगर तो वो प्रोसेस जो है लीगल है, ठीक है, तब तो ओके चलता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो न्यायालय यहाँ पे ये आदेश देता है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो रिट है कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत व दैहिक स्वतंत्रता का एक आधार प्रस्तुत करती है। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी की एक बात करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्बिट्रेरी डिटेंशन, जो मनमानी गिरफ्तारी या मनमाने तौर पर जो किसी को हिरासत में लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट है ये रिट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये कहाँ पे इशू नहीं की जा सकती है रिट, डिटेंशन इज़ लॉफुल, जहाँ पे जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति हो या जो अधिकारी मतलब अधिकारी ने जिसको अरेस्ट किया है, अगर वो कानूनी तौर पर सही है, ठीक है, अगर वो कानून के दायरे में, अगर उसको हिरासत में लिया गया है, तब ये रिट इशू नहीं हो सकती। दूसरी बात कि हिरासत जो है वो न्यायालय के क्षेत्र के बाहर हो। ठीक है, अगर वो न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हो हिरासत, तो भी वहाँ पे ये इशू नहीं हो सकती। ठीक है, और तीसरा है कि विधायिका या न्यायिक अवमानना से संबंधित हो। ठीक है, अगर ये हिरासत जो है विधायिका व न्यायिक अवमानना से संबंधित हो तो भी ये रिट जो है जारी नहीं की जा सकती है, या ये रिट जो है इशू नहीं की जा सकती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है मेंडामस परमादेश, ठीक है, जो सेकंड रिट है। देखिए ये भी एक लैटिन वर्ड ही है, इसका भी मतलब क्या होता है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। देखिए यहाँ पे आदेश कौन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है कि जब ये रिट जो है इशू की जाती है, ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट की जाती है, एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन और इन्फीरियर कोर्ट, ठीक है। तो इनको जो ये रिट इशू की जाती है, इनके खिलाफ जो ये रिट इशू की जाती है, जहाँ पे ये ऑर्डर दिया जाता है कि आपको जो है अपनी ड्यूटीज़ को जो है लीगली और कानून के अनुसार जो परफॉर्म करना चाहिए, आपको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा अधिकारी है, कोई ऐसा प्राधिकारी है जो कहीं ना कहीं अपने किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ अपनी ड्यूटीज़ या अपने कर्तव्यों में कोई ढील बरतता है, ठीक है, तो इस तरह का आदेश जो है उसको दिया जाता है, ठीक है, कि हम आदेश देते हैं। एक तरह से ये वार्निंग आप समझ लो, ठीक है, उसको वार्निंग दी जाती है, ये आदेश दिया जाता है कि आपको जो अपनी ड्यूटीज़ है उसको जो है पूरी सावधानियों के साथ आपको अपनी ड्यूटी या अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये किसके प्रति इशूड नहीं हो सकती, ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उसके प्रति ये इशू नहीं होगी ये रेट, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, इनको भी ये रेट इशू नहीं की जाती। कई बार देखिए इस तरह से भी पूछा जाता है कि मैंडामस जो परमादेश जो रेट होती है ये किसके प्रति जो है इशू की जाती है या किसके प्रति नहीं। तो देखिए हमने ऑलरेडी देखा कि किसके अगेंस्ट है, सिर्फ पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन और इन्फीरियर कोर्ट्स, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो इनएक्टिव है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस रिट को जो है जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मैंडामस परमादेश। अगली हम देखते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या प्रतिरोध करना, ठीक है, किसी चीज़ से मना करना, फॉरबिड करना, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फॉरबिड, मना करना, ठीक है। देखिए ये इशू होता है अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक अथॉरिटीज़ है ना, उनके प्रति ये इशू किया जाता है, ठीक है। ये जब देखिए क्या होता है कि जब अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य या सुनवाई की हो, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई मान लो कोई मामला है वो चला हुआ है, करंटली चला हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उन न्यायालयों ने जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर उस मामले की सुनवाई की हो या गलत तरीके से कुछ उन्होंने निर्णय ले लिया हो, ठीक है, तो ऐसी हालत में क्या किया जाता है कि ये रिट जो है उनको इशू की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे कि हमने मैंडामस या परमादेश में हमने देखा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को इस तरह से करें, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उस काम को करने से मना किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये किसके अगेंस्ट जो है इशू नहीं होता। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होगी, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होगी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडीज़ होगी, ठीक है, इनके प्रति जो इसको इशू नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या प्रतिरोध। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्ट्योरेरी, ठीक है, उत्प्रेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट है उत्प्रेषण। ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक डिसीजन ले लिया जाता है ना, कोई निर्णय ले लिया जाता है ना, ये रिट जो उस निर्णय को लेने के बाद जो रिट जो है जारी की जाती है, ताकि जो निर्णय में अगर कोई गलती हुई है या उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। ये बार बार ब्लर हो रहा है, आप इस बार इसको पॉज करके ना अपने नोट्स पे जो नोट कर लेना, बाकी आप इसकी एक्सप्लेनेशन आराम से सुन सकते हो। तो क्या होता है, देखिए जब किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन किया हो, ठीक है, कब इशू की जाती है, जब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो अपने क्षेत्र अधिकार, जो भी इसका जो जुडिशियल बाउंड्री है, जब उसका जो है उल्लंघन किया गया हो, ठीक है, तभी इसको जो है इशू किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि जब संबंधित मामले पर न्यायालय ने अपना निर्णय भी दे दिया हो, ठीक है, अब जिस न्यायालय में वो मामला चला हुआ है, ठीक है, उस न्यायालय ने अपना निर्णय भी दे दिया है। अब देखिए निर्णय कब दिया, एक तो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके निर्णय दिया, ऊपर से दूसरा गलत निर्णय दिया हुआ हो, तो ऐसे हालात में ये रिट इशू की जाती है। और क्या होता है कि उच्च न्यायालय जो पूरे प्रकरण को अपने पास मंगवा लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि निर्णय देने के बाद ये रिट जारी की जाती है, और किस लिए जारी की जाती है, ताकि त्रुटि में सुधार हो सके, जो गलती हुई है उसमें सुधार हो सके। देखिए फिर से बताते हैं कि इशूड किसके प्रति होती है, हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के प्रति ये इशू की जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं वही बात है कि जुडिशल और आपकी जो क्वासी जुडिशल जो एंटिटीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं उनके प्रति ये इशू की जाती है। पीछे हमने प्रतिषेध की बात की, ठीक है, प्रोहिबिशन की बात की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन देखिए वहाँ पे वो जो रिट है वो तब जारी की जाती है जब मामला लंबित हो, जब मामला चला हुआ हो। लेकिन यहाँ पे मामले पर फैसला भी ले लिया गया है और निर्णय दे दिया जा चुका है, इसलिए ये उसके बाद ये रिट जो जारी की जाती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है।
नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है को वारंटो या अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, देखिए इसका मतलब सीधा सा क्या है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, कि किस अधिकार से आपने किसी पर्टिकुलर ऑफिस को जो अडॉप्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए जिसमें बता रहा है कि कहाँ पे ये इशू होता है, जिसने लोक पद को मतलब पब्लिक ऑफिस को जो अवैध या वैध रूप से धारण करके रखा हुआ है, तो उसकी लीगैलिटी देखी जाती है। यहाँ पे इंक्वायरी की जाती है कि द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, किसी पर्सन ने जो पब्लिक ऑफिस को जो है अडॉप्ट करके रखा है या उसको जो है अपना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी वैधता देखी जाती है कि क्या वो वैध है, मीन्स क्या वो वैध या अवैध तो नहीं है कहीं। ठीक है, लीगल है या इलीगल है, इस चीज़ की इंक्वायरी की जाती है इस रिट के द्वारा। अब कहाँ पे ये रिट इशू नहीं की जाती, देखिए इन केस ऑफ मिनिस्टीरियल ऑफिस। ठीक है, मिनिस्टीरियल ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ प्राइवेट ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में भी ये रिट इशू नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ था को वारंटो या अधिकार परीक्षा लेख के बारे में। अब देखिए संविधान के द्वारा पावर दोनों को दी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, अपनी रिट्स को लेकर। ठीक है, और अपनी मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए आप हाई कोर्ट में जाके रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर यही रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दायरा थोड़ा सा लिमिटेड है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही यहाँ पे बात करता है। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो सिर्फ उन्हीं के इन्फोर्समेंट की बात करता है सुप्रीम कोर्ट, या फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का थोड़ा दायरा जो है यहाँ पे वाइड है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या और भी दूसरे स्टैट्यूटरी राइट्स की बात करता है। ठीक है, जहाँ तक बात आती है कि जो इनका जो प्राधिकार क्षेत्र है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं पूरे थ्रू आउट इंडिया के कोई भी सिटीज़न वहाँ पे जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में तो कंसर्न स्टेट का ही स्टेट के ही लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके कहीं ना कहीं एक स्कोप की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 33 क्या, 34, 35 क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल 33 है। ठीक है, आर्टिकल 33 और 34 को जो हम कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का अपवाद भी मान सकते हैं। देखिए आर्टिकल 33 जो सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार, इसमें हम बात करेंगे कि सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार में यहाँ पे किस तरह से लिंक है। ठीक है, देखिए सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 33 के द्वारा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 13 के 2 में जहाँ पर ये कहा जाता है कि जी राज्य के द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि आर्टिकल 33 में ये कहा जाता है कि संसद, नोट विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल कहाँ की होती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की होती है, लेकिन संसद क्या है, हमारी केंद्र की है। ठीक है, तो संसद जो है ऐसा कानून बना सकती है जिससे जो है जो आपके जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, इनके जो मौलिक अधिकार है कहीं ना कहीं उन मौलिक अधिकारों पे जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस तरह के कानून जो है संसद बना सकती है। आर्टिकल 33 में ये बात कही जा रही है। तो फिर आपके आर्टिकल 13 के 2 देने का क्या मतलब है, जहाँ पे आप ये क्लेम करते हो कि जी संसद के द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, या फिर आप यहाँ पे ये मेंशन कर दीजिए ना कि सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी के लोगों के लिए संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी कि जहाँ पे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए समुचित कार्य व अनुशासन के लिए ये आवश्यक माना गया है। देखिए मुझे यहाँ पे याद आती है प्लेटो की, जब प्लेटो जो है आपकी जो एक गार्डियन क्लास और कहीं ना कहीं जो आपकी सोल्जर क्लास, उन दोनों के लिए जो कम्युनिज्म ऑफ बाइवर्स प्रॉपर्टी के लिए बोलता है। ठीक है, कि आप जो है उनका जो संपत्ति है और उनकी जो फैमिली है, जो पत्नियाँ हैं, ठीक है, उनका जो कहीं ना कहीं आप समुदायवाद कर दीजिए आप। ठीक है, साम्यवाद कर दीजिए, सॉरी साम्यवाद इसलिए कर दीजिए ताकि वो अपने काम पे जो अच्छे से ध्यान दे पाएँ, ना तो वो प्रॉपर्टी के लालच में ना तो उनको अपनी फैमिली को पालने की इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ भी क्या क्या माना जा रहा है कि अगर समुचित रूप से कार्य लेना है, अनुशासनात्मक रूप से कार्य लेना है, तो अर्धसैनिक बलों से या सशस्त्र बलों मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं छीन लिया जाए या उनको जो मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। देखिए तो सशस्त्र बलों में कौन कौन से आते हैं, देखिए सेना आती है, आपकी वायुसेना आती है, नौसेना आती है। ठीक है, जिसमें अर्धसैनिक बल भी आते हैं, जिसमें BSF, CRPF और राज्य के पुलिस बल। तो इस कैटेगरी के इन सब चीज़ों, ये जो जितने भी ये लोग हैं, ठीक है, जो आपके सशस्त्र बलों में आते हैं, अर्धसैनिक बल में आते हैं, राज्य के पुलिस बल में आते हैं, ठीक है, इनको ना तो कोई संगठन बनाने का अधिकार है, ना तो किसी प्रकार का कोई धरना देने का अधिकार है, ना तो किसी तरह का कोई प्रेशर ग्रुप बनाने का अधिकार है। मींस इनको बेसिक जो मौलिक अधिकार है उनसे भी इनको
कहीं ना कहीं वंचित रखा गया है। तो ये आपका आर्टिकल 33। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 34, ठीक है, जो बात करता है मार्शल लॉ के बारे में। ठीक है, मार्शल लॉ व मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रहती है मार्शल लॉ जब लगता है। ठीक है, तो इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए मार्शल लॉ का मतलब क्या है, रूल ऑफ आर्मी। ठीक है, कहीं ना कहीं सारा प्रशासन जो किसके हाथ में चला जाता है, सेना के हाथ में। जब परिस्थितियाँ साधारण हो, ठीक है, असाधारण परिस्थितियाँ हो, युद्ध जैसी परिस्थितियाँ हो, अशांति हो, दंगे फैलने जैसी परिस्थितियाँ हो और कानून का उल्लंघन जो कहीं ना कहीं जोरों शोरों पर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मार्शल लॉ जिस एरिया में लगता है, ऐसी स्थिति जहाँ जिस भी क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी हो, जब वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है तो क्या होता है कि वहाँ का पूरा प्रशासन जो है वो सेना के हाथ में चला जाता है। और साधारण कानून तो क्या ही बात कि जनता के मौलिक अधिकार तक भी यहाँ पे निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमें सैन्य तानाशाही यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में एक बात करेंगे हम अफसफा की। ठीक है, अफसफा का मतलब क्या होता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखिए अशांत क्षेत्रों में शांति हेतु ये लगता है। ठीक है, ये एक्ट वहाँ पे लागू किया जाता है अशांत क्षेत्रों में जहाँ पे अशांति फैली हुई है। ठीक है, वहाँ पे शांति को कायम करने के लिए कहीं ना कहीं अफसफा लगाया जाता है। अब देखिए जब जहाँ पे अफसफा लगता है वहाँ पे क्या होता है कि बिना सूचना की तलाशी करने का अधिकार सेना को दे दिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया जाता है, इवन कि गोली तक चलाने का अधिकार जो है सेना को दे दिया जाता है। तो अफसफा का ये मतलब है। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट आर्टिकल 34। अभी हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में संशोधन के बारे में। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और इसकी क्या एक हिस्ट्री रही है, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है इस वीडियो का, देखिए हम बात करें मौलिक अधिकारों का संशोधन। ठीक है, कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद, कुछ महत्वपूर्ण केसेस आए हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद वाद जो 1951 में, इसमें ये माना गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इस बात में ये माना गया कि संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में किसी न किसी तरीके से संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह वाद आता है, सज्जन सिंह केस आया जिसमें शंकरी प्रसाद वाद जो 1951 में हुआ था, कहीं ना कहीं इसके निर्णय को दोहराया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि साथ ही में जो कोर्ट ने क्या किया, न्यायपालिका ने क्या किया, जो आर्टिकल 13 का 2 है, देखिए 13 का 2 हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिसके वजह से जो है हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता हो। ठीक है, इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे दोबारा से इंटरप्रेट किया इन्होंने। ठीक है, ये माना गया कि न्यायपालिका ने यहाँ पे ये कहा कि मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 13 के 2 में जो वर्णन किया गया है, जो ये है कि सामान्य विधि के अनुसार जो है संशोधित नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों को। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन की विधि है, ठीक है, उसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये कहा गया। उसके बाद गोलखनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का जो केस है 1967 में, देखिए इसमें क्या किया गया कि पहली बार ये माना गया कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, हमारे संविधान की ही नहीं है, हमारे समस्त हमारे नागरिकों के लिए एक आदर्श है। ठीक है, इसमें चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, जो कि जिसमें देखिए सबसे बड़ी जो एक संवैधानिक पीठ 13 जजेस की एक पीठ बनी थी, 13 सदस्यीय पीठ बनी थी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय दिया कि देखिए मौलिक अधिकारों में जो है संसद परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेकिन उन्हें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और दे दिया, मूल ढांचे का। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक सिद्धांत इन्होंने और दे दिया कि ठीक है आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन कीजिए, लेकिन उस अधिकार का जो बेसिक ढांचा है, जो मूल ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रस्तावना को लेकर भी इसमें यही कहा गया कि क्या प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ठीक है जी आप करिए, आप जो है प्रस्तावना में संशोधन करिए, लेकिन प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे मौलिक अधिकारों के कॉन्टेक्स्ट में भी कही जा रही है कि आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बस मूल ढांचा उसका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल केस आया 1980 में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं केशवानंद भारती का जो निर्णय था उसी को दोहराया गया, जो 1973 में निर्णय आया था कि आप चेंज कर सकते हो लेकिन मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। तो इसी को जो है मिनर्वा मिल केस 1980 में भी इसको जो है कहीं ना कहीं रिवाइज किया गया, दोहराया गया। तो ये कुछ था हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, मौलिक अधिकारों का ऑलमोस्ट हमने मोटे मोटे तौर
पर सारा कुछ ही कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं भी लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइए कि क्यों किया डिसलाइक। इतनी मेहनत से आपके लिए हम काम कर रहे हैं, डिसलाइक तो बनता नहीं है। तो ऐसा है कि जो भी नए नए लोग हैं, ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। बाकी लगे रहो और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जून 2022। जय हिंद।